बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर में से न्यूरोबायोलॉजी एंड बिहेवियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ फीलिंग को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फीलिंग के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, कभी आपने ये बात नोट की होगी कि उसको फीलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इनहिबिट करते हैं फीलिंग से, क्या फैक्टर्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं। इस फिनोमेना को सबसे पहले विंसेंट डेथियर ने ब्लू फ्लाई के अंदर स्टडी किया कि उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्टिमुलेट करेंगे, वो फीड करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको डिस्करेज करेंगे, स्टॉप करेंगे, फीलिंग स्टॉप कर दें। जो ब्लू फ्लाई है, जब वो हंग्री थी और उसको हंग्री होने के बाद वो उसको किसी पोटेंशियल फूड के ऊपर उसको वो लैंड करती है। जैसे वो लैंड करेगी उसकी लेग्स के ऊपर, लेग्स उसको टच करती हैं फूड फीलिंग स्टॉप को। उसके लेग्स के ऊपर जो स्पाइंस होते हैं, दे एक्ट लाइक अ कीमो रिसेप्टर्स, और कीमो रिसेप्टर जब उसमें से एक्टिवेट हो जाते हैं, दे कन्वे मैसेज टू द ब्रेन की तरफ मैसेज आएगा। वो अपने फीडिंग अपरेटस प्रोबोसिस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द फूड। जब प्रोबोसिस का कहते हैं दैट इज द प्री ओरल पार्ट ऑफ द माउथ। ये प्रोपोजल एलिफेंट के अंदर भी होता है, यही प्रोपोजल बटरफ्लाई के अंदर भी उसमें से होता है। वो अपने एक्सटेंड करती है फूड तक, उसमें से एक्सटेंड कर देती है। तो इसके साथ फिर इसमें से क्या हो जाएगा, और ये उस फीडिंग को स्टार्ट कर देगी। डेथियर उसके एसोसिएट ने इस हाइपोथेसिस को, बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए, उसको टेस्ट करने की ट्राई की कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं विच इनिशिएट द फीलिंग्स। फर्स्ट जो उसका हाइपोथेसिस था कि मे बी द ब्लड शुगर लेवल, वो उसकी ड्राइव ऑफ हंगर और सेटिएशन को डिटरमिन करता है। सेटिएशन का मतलब उसका दिल भर जाता है कि उसकी हंगर ड्राइव को, अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है तो उसमें से वो फीलिंग स्टार्ट कर देती है। जब उसका ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होता है तो फीलिंग को वो स्टॉप कर देगी, या कम होगा तो स्टार्ट कर देगी। ये उसका एक हाइपोथेसिस था, दे हैव टू टेस्ट इट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लाइज के अंदर, वैसे डेथियर ने फ्लाइज के अंदर उन्होंने एक इंजेक्ट कर दिया शुगर सोल्यूशन को, ताकि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इन्हेंस हो जाए, उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। बट उसमें से हुआ क्या, वो फ्लाइज ने फीडिंग को स्टॉप ना किया। इससे मतलब ये लिया गया कि द शुगर लेवल इन द ब्लड डिड नॉट डिटरमिन द as hunger drive and satiation। फिर उन्हें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्हें फिर दूसरा हाइपोथेसिस बनाया कि मे बी दिस ड्राइव एंड द सैटिएशन इज एसोसिएटेड विद द फुलनेस ऑफ द हाइंड गट। उन्होंने इसको टेस्ट किया। उनको टेस्ट इसने कैसे किया कि उन्होंने हाइंड गट के जरिए कुछ गैसेस उनकी हाइंड गट के अंदर फिल अप कर दी, ताकि हाइंड गट उसकी पूरी तरह भर जाए, फिल हो जाए। लेकिन फिर इसके बाद उसमें क्या हुआ, क्या वाकई ऐसा था? इस प्रोसेस को एनिमास का नाम दिया जाता है, जिसके जरिए उन्होंने इसके हैंड गट के अंदर गैसेस को फिल कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट भी उसकी ये ड्राइव ऑफ हंगर और फीडिंग की थी और ये सैटिएशन की थी, वो उसको किसी किस्म का इफेक्ट ना हो सका, उसको वो ना कर सका, स्टॉप ना कर सका, इनिशिएट ना कर सका, इफेक्ट ना कर सका। वो जैसे फीड करती थी वैसे फीड करती रही। इट मीन ये हाइपोथेसिस भी उसका कंसीडर ना किया गया। फिर उनका नेक्स्ट उसने हाइपोथेसाइज किया कि मे बी जो फोरगट है इसकी फीलिंग रिलेट करती है उसके साथ। उन्होंने फोरगट की सर्जरी परफॉर्म की। फोरगट के साथ जो ब्रेन से नर्व आती थी, उस नर्व को उन्होंने फाइनली ट्रांजेक्ट कर दिया, कट कर दिया, फोरगट का ब्रेन के साथ कनेक्शन को खत्म कर दिया। अब उन्होंने इसी ब्लू फ्लाई को, जिसकी फोरगट के साथ नर्व ट्रांजेक्टेड थी, उसको अलाउ किया कि वो फीड करे, उसने फीडिंग स्टार्ट कर दी। बट दे डिड नॉट स्टॉप ईटिंग। उसने ईटिंग को स्टॉप ना कर सका, वो वोरेशनली खाती चली गई।
इसका मतलब उसकी सेटिएशन का पता ही नहीं चला, उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसका जो है उसकी गट फील हो चुकी है। तो फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जैसे फूड फोरगट के अंदर आती है, फोरगट स्ट्रेच होती है, उसके स्ट्रेच जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सीधा ब्रेन न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, न्यूरॉन मैसेज ब्रेन की तरफ लेकर जाता है, ब्रेन उसमें से फीलिंग को स्टॉप कर देता है। इस वजह से जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर फोरगट के अंदर है, फीलिंग ऑफ द फोरगट रिस्पॉन्सिबल है कि फीलिंग को स्टॉप कर दिया जाए, जिसकी ईटिंग बिहेवियर को स्टॉप करने की रिस्पॉन्सिबल थी। ये इसमें से ब्लोफ्लाई की एक डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया कि ये सबसे उसमें से ये इसमें से सेंसरी गस्टेटरी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ये गस्टेटरी सेंसरी न्यूरॉन उसमें से क्या करते हैं, जैसे ये फूड पे लैंड करेगी ये न्यूरॉन उसमें से एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्रेन की तरफ मैसेज चला जाएगा या उन्हें प्रोबोसिस को एक्सटेंड करेगी। जैसे इसमें से ओरल लोब गस्टेटरी नर्व सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उसको टच किया वो एक्टिवेट हो गए, देन प्रोबोसिस एक्सटेंशन ओरल लोब ओपन हो जाती है। इसके साथ दूसरा उसमें से क्या हो जाए, दिस इज द फेरिंग गस्टेटरी सेंस न्यूरॉन है, इसकी वजह से क्या होगा, इंजेक्शन रेगुलेशन इसकी वजह से इसमें से हो जाती है। ये इसके अंदर डायग्राम के जरिए इसको उस मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि इस तरह इसका इंटरनल मैकेनिज्म है। नेक्स्ट अनदर टॉपिक है इसी हेडिंग के अंदर, रिपीटेटिव मूवमेंट्स, जो बार बार कंटिन्यूस एक ही मोमेंट को रिवाइज करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं उस मोमेंट्स के बारे में। एनिमल मूवमेंट्स लाइक द वॉकिंग ऑफ फ्लाइंग एसेंशियली रिपीटिंग ऑफ द सेम पैटर्न ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। कोई एनिमल वॉक करता है, कोई एनिमल रन करता है, उसके वो मसल पार्टिकुलर फैशन में रिपीटेड सेम टाइप ऑफ फोर्स सेम टाइप ऑफ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड द रिपीटेटिव मूवमेंट्स, चाहे वॉकिंग करनी हो चाहे रनिंग करनी हो। डोनाल्ड विल्सन ने एक्सपेरिमेंट लोकस के ऊपर परफॉर्म किया, लोकस की फ्लाइट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसके जो 4 विंग्स थे लोकस के, वो एक रिदमिक पैटर्न के अंदर मूव करते थे, खास पैटर्न में उसमें से मूव करते थे। उस चीज को डिटरमिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि इसकी जो बीटिंग है इसको इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई ट्रिगर करती है, क्या उसके जो विंग्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ऐसे कि इसकी जो मूवमेंट्स हैं इस मूवमेंट्स को इन्वायरमेंटल स्टिमुलेट ट्रिगर करता है या नहीं। तो विल्सन ने एक कहा कि वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिसीव करने वाले जो सेंस रिसेप्टर थे उसको उसने रिमूव कर दिया और कुछ केसेस के अंदर विंग्स को भी हटा दिया, खत्म कर दिया, उतार दिया। लेकिन उसने ये बात देखी जो मोटर पैटर्न है फ्लाइट का अभी भी उस लोकस के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसमें से सेंसरी रिसेप्टर को निकाल दिया गया, इवन उसके विंग्स को भी निकाल दिया गया। वो मसल जो विंग्स के साथ कनेक्टेड थे अभी स्टिल वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस इंडिकेट किया गया कि जो फ्लाइट पैटर्न है इसकी जो मेंटेनेंस है, जिसकी मेंटेनिंग है, ये किसी भी किस्म की सेंसरी आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। लेकिन लोकस के अंदर लोकस डस रिस्पॉन्ड टू सेंसरी स्टिमुलेशन एंड एडजस्ट फ्लाइट। लोकस अपनी सेंसरी स्टिमुलेशन को और अपनी फ्लाइट को एडजस्ट कर सकता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर मैंने आपको एनिमेशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की ये कैसे करता होगा। इसमें से नेक्स्ट टॉपिक, एस्केपिंग डेंजर। अगर किसी को खतरा महसूस होता है किसी एनिमल्स को, कैसे वहां से डॉटिंग अवे हो जाता है, कैसे उसमें से भाग जाता है। बहुत से एनिमल्स उसमें से होते हैं सडनली कॉन्फ्रंटेड विद डेंजर, अचानक उसको किसी खतरे का सामना करना पड़ता है। उन ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इस बात पे डिपेंड करता है वो कितने फास्ट और अप्रोप्रिएट अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं उस प्रेडेटर को देखने पर। अगर एनिमल प्रेडेटर को देखता है, उसको देखने के बाद कोई प्रॉपर वे में डिसाइड ना कर पाया, उतनी देर में जो प्रेडेटर होगा उसके नियर आ जाएगा, उसको पकड़ लेगा। सच एज उसको कौन से अप्रोप्रिएट एक्शन करने चाहिए, डार्टिंग अवे, उसको दूर भाग जाना चाहिए। पुलिंग बैक इनटू द शेल और ए होल, अगर वो इंसेक्ट्स इसमें से मोलस्का में है तो अपनी बॉडी को शेल के अंदर वापस ले जाए। फ्लाइंग इवेसिवली, अगर वो बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाई करते हैं उस जगह से जहाँ से उसको डेंजर फील होता है। नेचर सिलेक्शन ऑपरेट वेरी स्ट्रांगली ऑन द एस्केप रिस्पांस। नेचर सिलेक्शन उसी ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेगी जो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है।
अगर वो स्केप करने में कामयाब हो गए, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। जो एनिमल जो वीक करते, जो स्केप करने में नाकाम रहे, वो प्रेडेटर ने पकड़ लिए और ख़त्म हो गए, उसका वजूद ख़त्म हो गया। और यही बात है कि जो एनिमल्स को प्रेडेटर ने पकड़ लिया, वो एनिमल अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपने जीन्स को सर्कुलेट करने में नाकाम हो जाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जीन को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली वो उस नेचर ने उसको एलिमिनेट कर दिया। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें पोस्टीरियर एब्डोमेन के ऊपर एनल सिरसाई एनल सिरकस प्रोजेक्टेड होते हैं, टर्मिनल पार्ट के ऊपर। ये मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, इसके ऊपर फाइन हेयर्स पाए जाते हैं और हाईली सेंसिटिव होते हैं टू द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रेंड्स। कि हवा भी चलती है, वो उनको टच करती है, वो उसको भी डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, कौन से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है जिसके ऊपर जिसको रिएक्शन देना होता है। When cockroaches sense the approach of the crushing foot or a predatory toad, they rush quickly away. जब कॉकरोचेस के पास कोई उसमें टोड आने की कोशिश करता है, उसको पकड़ लेगा, उसकी जो साउंड सुनता है, उसको रियलाइज होता है, वहाँ से दूर भाग जाता है। ये इसमें से एस्केपिंग डेंजर्स के अंदर ये एक इसमें से कॉकरोच की डायग्राम को यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया। ये इसके सेंसी ऑर्गन्स हैं जिसको स्टाइलाई कहा जाता है। और दूसरे इसके साथ ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर डिफरेंस है। एनस जो कि सेंसी ऑर्गन है, एनस स्टाइल जो होते हैं फीमेल के अंदर नहीं होते, मेल के अंदर इसमें से पाए जाते हैं। और इसमें से ये सिरसाई या सिरकस इसमें से पाए जाते हैं। दिस इज़ द, और फीमेल के अंदर ये ओवी पॉजिटिव होता है जहाँ पर ये अपने एग डिपॉजिट करते हैं। जो सिरसाई है इसका फंक्शन उसी तरह ही है जैसे कि एंटीनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये अपने ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड से टच होते हैं और ग्राउंड से वाइब्रेशन और एयर से जो साउंड होती है उसको डिटेक्ट करने के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिटेक्टिंग द प्रे, हाउ डू एनिमल डिस्टिंग्विश प्रे फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स? एनिमल्स को कैसे पता चल जाता है कि ये इसका फीडिंग स्टफ है? अब उसमें जो सिलेक्शन का फिनोमेना है वो एक प्रेडेटर को फेवर करता है, क्योंकि वो किसी डेंजरस एनिमल के ऊपर अटैक न कर दे और कौन स्पेसिफिक बाय मिस्टेक्स या अपने सेम स्पीशीज के ऊपर अटैक न कर दे खाने के लिए। तो नेचर सिलेक्शन फेवर करती है, इसी बात को फेवर करती है कि वो एनिमल अपने फीड करने के लिए किसी को पकड़ने जा रहा है अपने फीडिंग स्टफ के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा एनिमल था जो उसका प्रेडेटर था उसको पकड़ ले। अगर पकड़ लेगा उसकी लाइफ चली जाएगी, उससे स्पीशीज का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। नेचर सिलेक्शन यहाँ पर फेवर करती है कि इन चीज़ों को अपने सेम स्पीशीज को या किसी दूसरे एनिमल्स को जो उसमें से डेंजरस प्रेडेटर है उसके ऊपर अटैक न कर ले। इवर्ड ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट टोड के ऊपर, टोड की जीनस बुफो के ऊपर। उसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? टोड्स बेसिकली वोरेशियस प्रेडेटर्स होते हैं और वो वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स वर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं, जो कुछ मिलता रहता है। इवर्ड ने टोड्स को कार्ड मॉडल प्ले किया, यानी उसने कार्डबोर्ड के छोटे छोटे मॉडल बनाए, कोई रेक्टेंगल बनाया, कोई सर्कुलर बनाया, कोई इलांगेटेड बनाया, कोई वर्म लाइक बनाया। उसने मल्टीपल मॉडल बनाए। मॉडल बनाने के बाद टोड को रिप्रेजेंट किया कि टोड इसका रिस्पॉन्स कैसे परफॉर्म करेगा। सब मॉडल ने उसमें से प्रे कैप्चरिंग बिहेवियर को स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली वो प्रे नहीं था लेकिन मॉडल था, मिमिक था उसका। टोड फेमिलाइज्ड टू इट एंड देन अप्रोच। टोड उसको फेमिलाइज करता, उसके करीब जाता, उसको अपनी टंग बाहर निकालता, उसको कैच करने की कोशिश करता। इवन डेमोस्ट्रेट किया जो स्मॉल स्केयर स्टिमुलाई है इलिसिट ओनली स्मॉल रिस्पॉन्स, यानी अगर कोई ऐसा कार्डबोर्ड है जिसकी शेप स्केयर से रिजेंबल करती है, वो टोड्स के फीडिंग रिस्पॉन्स को बहुत कम स्टिमुलेट करेगा क्योंकि उसकी फूड ऐसी है ही नहीं। But long worms like a rectangle worm moving past the toad in the direction of the long axis produce the greatest number of the turning and the pre-capturing movement. अगर कोई रेक्टेंगल है वो उसके पास से गुजर जाता है और जिसको देखकर वो टोड जो उसमें से होता है वो मल्टीपल अपने बॉडी के अंदर मूवमेंट्स को क्रिएट करता है, टर्निंग करता है, वो उसमें अपनी बॉडी को मूव करता है, तो उसमें से प्रे कैप्चर करने की कोशिश करता है।
अगर वर्टिकल ओरिएंटल रेक्टेंगल्स हैं यानी एंटी वर्म्स हैं, वर्म हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाते, वर्म ज़मीन के नीचे ऐसे मूव करते हैं। एक तो वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल को तो पकड़ता है, वर्टिकल ऐसे होता है उसका पता है कि मेरी फूड कभी मैंने ऐसी नहीं देखी जो ऐसे मूव कर रही हो, वर्टिकल मूव कर रही हो। इसकी वजह से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स वो नहीं देते। However, toads respond to an anti-worm that move vertically, लेकिन कुछ टोड फिर मूव कर देते हैं। कभी आपने ये बात देखी होगी, अपने यहाँ पर एक मोबाइल के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये वर्टिकल उसमें से मूव कर रहे हैं, टोड बैठा हुआ उसमें से मोबाइल की स्क्रीन को दे रहा है। ये बेसिकली एक गेम है जिसमें इंसेक्ट उसके ऊपर मूव करते हैं, बट इंसेक्ट को देकर ये टोड उसके ऊपर अपनी टंग को फ्लिप करेगा। फ्लिप करने के बाद फ्लिप बैक भी करेगा, बट ये इंसेक्ट तो नहीं है बल्कि ये तो एक गेमिंग मॉडल है। जिस तरह से इसमें से एंटी वर्म बिहेवियर में भी परफॉर्म कर सकता है जब वर्म वर्टिकल मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करते। कम्युनिकेशन, ये भी इसमें से एक नेक्स्ट फिनोमेना। Communication, animal can communicate with one another. There's a multiple or different ways to communicate with the animals, but it has two major problems. How to produce a signal? How to detect signal produced by the conspecific? अब कैसे पता चलेगा कि सिग्नल को कैसे प्रोड्यूस करना है, और जो सेम स्पीशीज होती हैं जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं उसको दूसरे उसके मेंबर्स कैसे डिटेक्ट करेंगे? सिग्नल प्रोडक्शन उसकी डिटेक्शन तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मेल मोस्ट स्पीशीज ऑफ क्रिकेट्स इमर स्पीशीज से पैसे साउंड बाय स्ट्रेडुलेशन। स्ट्रेडुलेशन एक फिनोमेना है जिसमें उसकी मल्टीपल स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे उसमें से जिंगर साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हर साउंड उस स्पीशीज की स्पेसिफिक होगी जिसको उसका अपोजिट जेंडर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। स्ट्रेडुलेशन का प्रोसेस क्या है? स्ट्रेडुलेशन अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रबिंग टुगेदर अ पोर्शन ऑफ द क्यूटिकल ऑफ वन विंग अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ रिजेस ऑन अदर विंग। इसमें ऐसे होता है, इसकी जो टू विंग्स हैं, इस विंग्स के ऊपर भी उसमें से फाइल लाइक डेंटिकल टीथ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, दूसरे को भी बना होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं अपने विंग्स को, यानी जैसे रब स्क्रैप एक दूसरे को रब करेंगे। इनकी रबिंग के दौरान साउंड प्रोड्यूस होती है। जो साउंड वो प्रोड्यूस होती है वो इन एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक या पार्टिकुलर, क्योंकि ये साउंड स्ट्रेडुलेशन से प्रोड्यूस करते हैं, ये साउंड अपने मुंह से प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस का स्ट्रेडुलेशन। द विंग ऑन द राइट मार्क्स मेक्स द फाइल सेक्शन ऑफ द टेगमिनल while the left wing makes the scraper section. राइट का टेगमिनल वो सेक्शन होता है, लेफ्ट जो उसका होता है स्क्रैपर सेक्शन होता है उसका। जब विंग्स मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, द फाइल स्ट्राइक, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, फाइल स्ट्राइक द स्क्रैपर विच जनरेट द कॉल दैट वी कैन हियर फ्रॉम द किकर्स। सॉन्ग सर्व, ये सॉन्ग क्यों प्रोड्यूस किया जाता है? सॉन्ग इस वजह से प्रोड्यूस किया जाता है कि फीमेल को ओरिएंट किया जा सके और फीमेल को अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि फीमेल उस जगह पर आ जाए जहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो उसका पार्टिकुलर कोर पॉइंट है साउंड प्रोडक्शन का या कोर पॉइंट साउंड प्रोडक्शन का। तो वहाँ पर फीमेल आ जाएगी तो मेल उसका वेट कर रहा होगा, मेल उसके साथ मीटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। तो ये प्रोसेस स्ट्रेडुलेशन के थ्रू हो रहा है। अब इसमें से ये देखें, ये इसमें क्रिकेट्स के ये इसमें से बॉडी पार्ट्स हैं जो कि स्ट्रेडुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये इसके टिम्पैनम है, दिस इज द टिम्पैनम, और ये इसके ऊपर देखिए इसके दो विंग्स हैं, एक स्क्रैपर के तौर पर ऐड करता है, दूसरा इसमें फाइल के तौर पर ऐड करता है। दिस इज एक्चुअल डायग्राम ऑफ स्क्रैपर एंड द फाइल। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रैप करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को रैप करेंगे तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी। यहाँ से मैं आपको इसकी एक साउंड रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। लुक, आप इमेजिन करें जब रात का अंधेरा होता है, रात छाई हुई होती है, कैसे हम करीब से कैसे गुजरते हैं अंधेरे बाढ़ में, तो ऐसी आवाज़ें हमें सुनाई देते हैं। हम परेशान होते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है।
ये आवाज़ इसी झींगर की होती है जो हमारे पास पहुंचती है, और ये आवाज़ स्टिमुलेशन से उसमें से आ रही होती है, जिसका मतलब ये होगा कि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर द सेक ऑफ द मेटिंग। थैंक यू वेरी मच। आप इसमें से एक इजी टॉपिक है, इसमें टॉपिक मुश्किल नहीं है, मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया, हो सो आके अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।